आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करेंगे जहां एक छोटी सी टाइपिंग एरर ने लीगल जगत में एक बड़ा बवंडर मचा दिया था। ऐसा बवंडर कि जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को पूरा का पूरा कानून बदलना पड़ा। कानून का सारा संसार सूक्ष्मताओं से बना हुआ है। अनेक परिस्थितियों में शब्द, संख्याएं और उनके साथ प्रयोग किए गए विराम चिन्ह, ये सब न्याय के मूल आधार बन जाते हैं। आप में से विद्यार्थी जन जानते होंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक विशेष प्रकार की कानूनी शाखा होती है जिसमें हम किसी लिखे हुए कानूनी प्रावधान का अर्थ समझते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138, इसमें चेक बाउंस की व्यवस्था पहले से ही काफी कठोर थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस में सितंबर 2025 में इस कठोरता को और अधिक बढ़ा दिया है, परिष्कृत कर दिया है। इस बार कोर्ट ने मुकदमा फाइल करने से पहले की गई एक छोटी सी गलती को पकड़ लिया। शुरू में तो गलती छोटी दिखाई देती थी, लेकिन आगे चलकर इसी छोटी गलती ने पूरा मुकदमा नष्ट कर दिया, आने वाले सभी कंप्लेनेंट्स और आरोपियों की किस्मत को तय कर दिया और पूरे सेक्शन 138 एनआई एक्ट को बदल दिया। इस केस की शुरुआत भूमि समझौते से आरंभ होती है। कावेरी प्लास्टिक्स ने 30 अप्रैल 2012 को नेफ्टोगाज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। यह समझौता दिल्ली के अर्जुन नगर, जो दक्षिणी दिल्ली में है, अर्जुन नगर में स्थित भूमि की बिक्री और अंतरिम लीज से संबंधित था। एमओयू के अनुसार कंपनी नेफ्टोगैज ने भूमि को अंतिम सेल डीड तक लीज पर लेने का और उसके लिए भुगतान करने का वायदा किया और उसके लिए भूमि के मालिक कावेरी प्लास्टिक्स को कुछ चेक जारी किए। उन्हीं चेक्स में से एक चेक, जिसका नंबर 876-229 था, जिस पर दिनांक 12 मई 2012 अंकित थी, राशि 1 करोड़ थी और जो इंडियन ओवरसीज बैंक आरकेपुरम दिल्ली से जारी हुआ था। जब कावेरी प्लास्टिक ने यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो इस चेक को फंड्स इनसफिशिएंट होने के कारण बैंक के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, अनादृत कर दिया गया और यहां से घटनाओं की एक ऐसी कड़ी शुरू हुई जिसने भाषा को अपराध का आधार बना दिया। इस पूरे विवाद का केंद्र था लीगल नोटिस में लिखी गई एक संख्या। चेक नंबर 876-229 पर इसकी राशि 1 करोड़ रुपया लिखी हुई थी। यह चेक बैंक के द्वारा बाउंस कर दिया गया था। कंप्लेनेंट कावेरी प्लास्टिक्स ने चेक देने वाली कंपनी को पहला डिमांड नोटिस भेजा 8 जून 2012 को और इसके बाद दूसरा लीगल नोटिस भेजा 14 सितंबर 2012 को। दोनों नोटिस में चेक का नंबर, उसकी राशि, चेक की तारीख, सब कुछ सही थे, लेकिन नोटिस के आखिर में एक वाक्य लिखा गया था जो एडवोकेट पार्टी की तरफ से लिखते हैं, मैं आपसे उपरोक्त चेक की यह राशि 2 करोड़ रुपया तत्काल 15 दिन की अवधि में अदा कर देने के लिए कहता हूं। कोर्ट में कंप्लेनेंट ने आर्ग्यू किया। कंप्लेनेंट कौन था? कावेरी प्लास्टिक्स। कोर्ट में कावेरी प्लास्टिक्स ने आर्ग्यू किया कि मूल राशि 1 करोड़ के स्थान पर नोटिस में लिखी गई यह राशि 2 करोड़ रुपया केवल कट पेस्ट एरर के कारण हुआ था, क्योंकि आजकल कंप्यूटर में सारा काम कट और पेस्ट से होता है, तो इस कारण से यह गलती हो गई थी। क्योंकि उसी दिन एक अन्य केस की ड्राफ्टिंग में 2 करोड़ रुपए का चेक था, तो वहां से फैक्ट्स की कुछ घालमेल हो गई थी। लेकिन रेस्पोंडेंट कंपनी ने कहा कि यह कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक नहीं थी, बल्कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के प्रोवाइजो बी की अवहेलना हुई थी। आरोपी कंपनी ने कहा कि इस प्रोवाइजो बी के अनुसार नोटिस की भाषा के द्वारा अपराध का सही विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि नोटिस में अपराध का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट कोर्ट में मान्य नहीं होगी, वह मेंटेनेबल नहीं हो पाएगी। और इसके बाद इस केस में मजिस्ट्रेट से लेकर हमारे सर्वोच्च न्यायालय तक एक न्यायिक यात्रा शुरू होती है। आरोपी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई। हालांकि चेक बाउंस केसेस में, क्योंकि समन्स ट्रायल केसेस होते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट के सामने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना कानूनन गलत होता है, क्योंकि इसका कोई कानून ऐसा सीआरपीसी में या अब नए बीएनएसएस में दिया नहीं गया है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अन्य कानूनी आधारों पर डिसमिस कर दिया। आरोपी लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने 26/2/2024 को
आरोपी कंपनी की बात मानते हुए कंप्लेंट को क्वैश कर दिया। हाईकोर्ट का यह बिल्कुल स्पष्ट मत था कि नोटिस की राशि और चेक की राशि अलग अलग है, इसलिए पूरी कंप्लेंट कानून की निगाह में दोषपूर्ण है और यह कोर्ट में चलने वाली नहीं है, यह मेंटेनेबल नहीं है। इस प्रकार दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कंप्लेनेंट कावेरी प्लास्टिक्स सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। आज का केस है कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बावा नूरुल। इसमें 2 क्रिमिनल अपील थी, 4142 और 4143 ऑफ 2025, और ये अपीलें SLP क्रिमिनल नंबर 11184, 11185 ऑफ 2024 में अराइज हुई थी। इन अपीलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने 19 सितंबर 2025 को, यानी कि अब से बस कुछ ही समय पहले, डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और कहा कि बैड नोटिस मींस बैड प्रोसिक्यूशन। यदि नोटिस बुरा है तो उसके आधार पे चलाया जाने वाला प्रोसिक्यूशन भी बुरा होगा। और सुप्रीम कोर्ट में कही गई इन बातों का आधार था प्रोवाइजो में लिखे हुए एक शब्द सेड अमाउंट से। कोर्ट ने सेक्शन 138 के प्रोवाइजो B में लिखे हुए शब्द सेड अमाउंट ऑफ मनी पर ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शब्द केवल उसी राशि को सूचित करता है जो चेक में लिखी गई हो। यदि नोटिस में उससे अलग राशि लिखी गई हो तो नोटिस इप्सो फैक्टो स्वतः ही अवैध हो जाएगा। अवैध माने गैर कानूनी हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेक्शन 138 एक दंड दिए जाने संबंधी कानून है और ऐसे कानूनों की व्याख्या बहुत ही कठोर और बिल्कुल शाब्दिक तरीके से की जाती है। जो लिखा है केवल वही पढ़ा जाएगा, उससे इधर उधर उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस प्रोवाइजो के अनुसार लीगल नोटिस का हर शब्द अपराध की शर्त निर्धारित करता है और उसका विवरण प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विदेशी कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी भी दंड दिए जाने संबंधी कानून में अनुमान या व्याख्या से पालन नहीं माना जाएगा। जैसे लिखा गया है ठीक ठीक वैसे ही उसकी पालना होनी चाहिए। इसी संदर्भ में कोर्ट ने 2 अपने पुराने निर्णयों की बात की कि आहूजा वर्सेस VK वोरा 2009 का केस था। सुमन सेठी अजय चूड़ीवाल यह 2000 का केस था। इन दोनों केसेस का सुप्रीम कोर्ट ने सहारा लिया। वहां पर कोर्ट ने यह होल्ड किया था डिमांड हैज टू बी फॉर द चेक अमाउंट इटसेल्फ, कि डिमांड नोटिस में केवल वही राशि लिखी जा सकती है, उस ही राशि की डिमांड की जा सकती है जो चेक में लिखी गई हो। यदि पार्टीज के बीच में झगड़ा 10 लाख को लेकर है और यह वाला चेक जिसके लिए कोर्ट में केस डाला गया है 1 लाख रुपए का है, तो डिमांड नोटिस भी केवल 1 लाख रुपए का ही दिया जाएगा। 10 लाख जो कुल राशि है उसका डिमांड नोटिस से कोई लेना देना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर जो आपके लीगल नोटिस होते हैं वो अब एविडेंस के भाग बन गए हैं। सेक्शन 138 के तहत लीगल नोटिस को केवल एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं माना जा सकता है। असलियत में जब चेक की प्रस्तुति और अनादरण हो जाने के बाद भी आरोपी चेक का पैसा नहीं देता है, तब पूरे अपराध की बातें लिखते हुए लीगल नोटिस के द्वारा आरोपी का ध्यान उसके अपराध की ओर दिलवाया जाता है। यह प्रोसिक्यूशन की सब्सटेंटिव रिक्वायरमेंट है, कानून में वर्णित लिखित आवश्यकता है। ऐसे में यदि नोटिस में कोई त्रुटि रह गई है तो कानून की दृष्टि में पूरा कॉज ऑफ एक्शन समाप्त हो जाता है। लिखने वाला, कानूनी नोटिस को लिखने वाला बाद में यह नहीं कह सकता कि मेरी मंशा यह गलत नोटिस लिखने की नहीं थी, क्योंकि दूसरी पार्टी को जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसके आधार पर देखा जाएगा कि दूसरी पार्टी को, यानी कि जो आरोपी पक्ष होता है, उसको उस नोटिस के प्राप्त होने से क्या समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेड अमाउंट और एनी अमाउंट ऑफ मनी एक ही कड़ी के 2 छोर हैं। लीगल नोटिस में इनका भंग हो जाना अपराध की संरचना को तोड़ देता है। यदि कुछ गलत लिखा गया है लीगल नोटिस में तो उसके बाद अपराध खंडित हो जाता है। उसके आधार पर आरोपी के ऊपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से कानून के द्वारा अब एडवोकेट्स की ड्राफ्टिंग ही सबसे पहला एविडेंस होना शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि सेक्शन 138 के मामलों में नोटिस ड्राफ्टिंग अब एक फोरेंसिक एक्सरसाइज बन गई है। हर शब्द,
हर राशि क्रॉस वेरीफाइड होनी चाहिए। कानून अब संवेदना का विषय नहीं है, न्याय का विषय नहीं है, बल्कि सटीकता मांगता है। न्याय का अर्थ अब बदलकर केवल न्याय नहीं रह गया है, बल्कि कानून पर आधारित न्याय हो गया है। जो कानून में लिखा है उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। गलत राशि, गलत तिथि या गलत कॉपी पेस्ट अब मामूली त्रुटि नहीं रहेगी। यह प्रोसिक्यूशन के कानूनी आधार को नष्ट कर देगी। इसलिए लॉयर्स को अब अपने नोटिस, कंप्लेंट या कोई भी अन्य प्लीडिंग के ड्राफ्ट के हर वाक्य को चेक के साथ वेरीफाई करना चाहिए और यदि एरर या कोई त्रुटि रह गई हो तो कानूनी समय सीमा में नया लीगल नोटिस भेजकर उसको ठीक कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो फिर कोर्ट में बड़ी समस्या होने वाली है। कावेरी प्लास्टिक्स के इस निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि अब सटीकता ही, बिल्कुल प्रिसिशन ही न्याय का मानदंड होगा। भारतीय कमर्शियल कानून में एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया है इस जजमेंट के द्वारा। यह निर्णय सिर्फ सेक्शन 138 एनआई एक्ट की व्याख्या नहीं करता, बल्कि अब अदालतों ने समय सीमा तय कर दी है कि गलत या लापरवाह ड्राफ्टिंग केवल गलती नहीं रहेगी, अब यह कानून की दृष्टि में दोष मानी जाएगी। इसमें एक बदलाव भी आपने नोट किया होगा कि जहां पहले इंटेंशन टू पे या भुगतान करने की मंशा, नियत सारे प्रोसिक्यूशन के केंद्र में होती थी, अब एक्यूरेसी टू डिमांड यानी कि डिमांड की सटीकता न्याय का मूल मापदंड बन गई है। यह निर्णय कहता है कि कानून अब भावना से नहीं बल्कि कानूनी सटीकता से चला करेगा। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।